उसमें वो कह रहा है कि व्हाट इज़ एन एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेट मी गिव यू अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन हमारे पास पहले तो वर्ड कोडॉन का मतलब क्या होता है? कोडॉन का मतलब मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लिक एसिड, हम लोग पढ़ चुके हैं, आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है? हाँ, हेलो। या आई यस मैम। एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर, मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। एग्जैक्टली तो न्यूक्लियोटाइड होता है। अब न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास ये हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ये बात इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए यू नीड टू रिमेंबर कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड दो तरीके का होता है। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पेरिमिडीन। प्यूरीन और पेरिमिडीन, प्यूरीन कौन सा है जिसमें दो नाइट्रोजन रिंग्स होती हैं? पेरिमिडीन कौन सा जिसके अंदर एक रिंग होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका है, ठीक है? तो इसमें दो रिंग्स होती हैं और उसमें एक नाइट्रोजन रिंग होती है, ठीक है? यस मैम। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्यूरीन के अंदर आपको दो नाम याद करने होते हैं, जो कि प्यूरीन वाला न्यूक्लियोटाइड, अभी ये न्यूक्लियोटाइड के नाम है और कुछ भी नहीं है। चार तरीके की न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है डीएनए और आरएनए के अंदर। पहला हमारे पास एडेनिन है, ये आपको याद करना होगा, एडेनिन और, एडेनिन को या थाइमिन एग्जैक्टली, एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों हमारे पास प्यूरीन में आती है, और पैरामिडीन में हमारे पास आती है थाइमीन और साइटोसिन। यस साइटोसिन। और फिर फ़र्क ये होता है कि हमारे पास आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह पे बेस मतलब कौन सी न्यूक्लियोटाइड लगती है? थाइमिन के जगह पे यूरासिल। यूरासिल। थाइमिन की जगह पे लगती है। या डीएनए के अंदर हमारे पास थाइमीन होती है और आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह पे यूरासिल नाम की बेस लगती है। ठीक मैम। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो भी एक अमाइनो, हमें क्या करना है, डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम है पूरा फंक्शन वगैरह को मेंटेन करके रखना। जो भी डिसीजन ले रहा है सेल, वो न्यूक्लिक एसिड लेता है, डीएनए लेता है। जो भी प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी का, वो डीएनए बनाता है। ऐसा ही होता है ना, हम लोग कहते हैं कि अच्छा इसके इसके फॉर एग्जांपल इसके फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, इसके जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप जैसे आप दिखते हो वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपके जीन से। तो जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करता है एवरीथिंग, ठीक है? आपका डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल हाउ यू लुक, हाउ यू एक्ट, आपका इंटेलिजेंस वगैरह। तो अब होता क्या है कि हमारे पास, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन बनाना बनाने का जो कमांड होता है वो डीएनए से आता है, ठीक है? कौन सा प्रोटीन बनेगा, किस तरीके का प्रोटीन बनेगा, वो डीएनए बताता है। अब डीएनए का मोनोमर क्या है? डीएनए का मोनोमर। हम्म, मैम डीएनए खुद मोनोमर नहीं था। डीएनए नहीं, हम लोग डीएनए का मोनोमर तो न्यूक्लियोटाइड जी। है ना? तो डीएनए खुद तो मोनोमर नहीं है, डीएनए पॉलीमर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड। एग्जैक्टली exactly. अब ये कमांड कहाँ से आ रहा है प्रोटीन बनाने का? डीएनए से आ रहा है, ठीक है? अब प्रोटीन हमें बनाना है, प्रोटीन बनाने के लिए क्या करना है? हमें अमाइनो एसिड साथ में इस तरीके से जोड़ने होंगे, तभी एक चेन बनेगी। उस चेन को आप क्या कहते हो? प्रोटीन कहते हो। अब मसला यहाँ पे ये है कि ये जो अमाइनो, यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आके लगेगा, तो ये डीएनए कैसे डिसाइड करता है? अब होता क्या है कि डीएनए हमारे पास, प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो पड़े हुए राइबोसोम्स हैं वहाँ पे। यस अब मैम। हमारे पास क्या होता है कि डीएनए पहले क्या करता है? आरएनए बनाता है, ठीक है? आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है,
डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को, उस स्टेप को, उसका नाम क्या है? यस मैम। डू यू नो कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाँ मैम। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, कौन सी? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए का बनना डीएनए से इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और फिर हमारे पास जैसे ही आरएनए बन गया तो अब आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो डीएनए एक्चुअल में प्रोटीन कौन बना रहा है? डीएनए, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अब आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके मैम। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो इतनी बात समझ आ गई कि अच्छा डीएनए से आरएनए बनता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जब आरएनए के फिर 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब यहाँ पे ये जो डीएनए आरएनए बना रहा है, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। मैं यहाँ पे बहुत सिंपल करके आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एंटीकोडॉन का मतलब क्या है। अभी तक हमने जस्ट ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन या फिर बेस बनाने की मैंने आपकी कोशिश की है। अब यहाँ पे मैम आरएनए और प्रोटीन बन के क्या बनते हैं? आरएनए से कमांड आता है प्रोटीन बनाने का कि इस तरीके का प्रोटीन बनेगा। अब ये प्रोटीन क्या करता है? ये हमारा स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में काम करता है। हमारे नेल्स हो गए, हमारे हेयर, या जितना भी स्ट्रक्चरल टिश्यू है ना, वो प्रोटीन है। ठीक है, यस मैम। ओके। तो अब यहाँ तक बात समझ आ गया। हम लोग एंटीकोडॉन की बात कर रहे थे। तो होता क्या है कि अब ये आरएनए जब प्रोटीन हमें कोड करना है, होता क्या है कि प्रोटीन किसकी चेन है? अमाइनो एसिड की चेन है। अब एक एक करके अमाइनो एसिड अटैच होते जाते हैं और लॉन्ग चेन बनती है। ये राइबोसोम के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, राइबोसोम एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनता है, इसलिए उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। तो अब ये एक अमाइनो एसिड आता है। अब बॉडी, अमाइनो एसिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, ये सारे नाम हैं डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड के। मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ये सारे नाम हैं अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, जैसे इंसानों के नाम होते हैं वैसे अमाइनो एसिड्स के भी नाम रख दिए। अब एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए, यानी कि यहाँ पर ट्रिप्टोफैन आके ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इस नाम का अमाइनो एसिड आके लगेगा पहला, दूसरा वाला ये लगेगा, तीसरा वाला ये लगेगा। तो ये हमारे पास डिसाइड कौन करता है? 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक 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 समझ लीजिए बॉल, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ। ठीक है, वो कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकती है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, थायमिन, यूरेसिल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि डिसाइड करता है यहाँ पे ये अमाइनो एसिड आके लगेगा, और ये हमारे पास आरएनए का पार्ट होता है। इसे हम लोग कहते हैं कोडॉन। ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं? कोडॉन कहते हैं। कोडॉन डिसाइड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड आके लगेगा। तो एक कोडॉन में आपसे पूछेगा एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, और एक कोडॉन कितने अमाइनो एसिड को कोड करता है? कितने मैम? एक अमाइनो एसिड। एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को करता है। एग्जैक्टली, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड का बताता है कि ये अमाइनो एसिड लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक कोडॉन में न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 2 होंगे। 3, ये लिखा है मैंने यहाँ पे सामने कि 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं कोडॉन में। ठीक है, एक कोडॉन बना हुआ 3 न्यूक्लियोटाइड से है, लेकिन एक कोडॉन कोड करता है एक अमाइनो एसिड के लिए। वही टीआरएनए और एमआरएनए ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। देखिए, आरएनए के टाइप्स होते हैं हमारे पास, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए।
ठीक है, मैं बता देती हूँ उनके काम क्या होता है इन शॉर्ट। RNA हमारे पास राइबोसोम बनाता है, तो राइबोसोम खुद RNA से बना हुआ होता है और प्रोटीन होता है इसके अंदर, तो ये राइबोसोम बनाता है, ठीक है। रही बात mRNA की, तो mRNA मैसेज लेकर आता है DNA से राइबोसोम तक, प्रोटीन बनाने का जो हिस्सा होता है। तो बेसिकली जो कोडॉन है ना वो mRNA से बना हुआ होता है, ठीक है। ये मैसेज लेकर आता है DNA से, DNA का कमांड लेकर आता है। M से मैसेंजर RNA, ठीक है, R से राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो ये मैसेज लेकर आता है DNA से, तो कोडॉन इसका पार्ट होता है, इसको हम लोग mRNA को कोडॉन कहते हैं, ठीक है। तो एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यू शुड रिमेंबर दिस। उसके बाद रही बात tRNA की, ये क्या करता है, ये बेचारा अमीनो एसिड ला के देता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, यहाँ पे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम है, ये mRNA आ गया, ये अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अच्छा ये tRNA यहाँ पे बैठा हुआ है, राइबोसोम ये रहा, नहीं राइबोसोम यहाँ पे है, यहाँ पे ये अमीनो एसिड्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर आपको ऐसे अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन है, वो हमारी बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है, वहाँ से हमें अमीनो एसिड मिलता है, हमारी बॉडी खुद भी अमीनो एसिड बनाती है, तो अमीनो एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है, सेल के अंदर। अब ये mRNA कह रहा है कि मुझे X अमीनो एसिड चाहिए, ठीक है, मुझे X नाम का अमीनो एसिड चाहिए, तो tRNA जल्दी जल्दी कहता है अच्छा चाहिए तो मैं X नाम का अमीनो एसिड, रुको मैं ला के देता हूँ। तो mRNA मजे से राइबोसोम के ऊपर बैठा है, ठीक है, tRNA दौड़ कर जाता है, अच्छा ये X नाम का राइबोसोम है, ये उठा के लाता है राइबोसोम के ऊपर, तो ये mRNA क्या करते हैं, यहाँ पे ये X नाम का अमीनो एसिड लग गया। अब यहाँ पे कहता है अच्छा Y, तो tRNA जाता है Y नाम का अमीनो एसिड ला के दे दिया। इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बन जाती है, ऐसे बनता है प्रोटीन। अब मुझे बताइए कोई थोड़ी बात समझ आई? इसका मतलब tRNA का ट्रांसपोर्ट का काम एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बाकी तो इट्स अ होल प्रोसेस, हर एक चीज़ हर स्टेप से होती है। तो यहाँ पे जस्ट आई वाज ट्राइंग टू गिव यू द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है एंटी कोडॉन क्या होता है। अब हमने कोडॉन तो पढ़ लिया, कोडॉन का काम होता है अमीनो एसिड कौन सा लगेगा वो डिसाइड करना। कोडॉन बेसिकली mRNA का पार्ट है, मैसेंजर RNA का पार्ट है, जो कि DNA से कमांड लाता है कि ये अमीनो एसिड लगेगा, ये प्रोटीन बनाना है तो ये अमीनो एसिड लगेगा। अब होता क्या है, ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन इतना सा भी, आपको पता है हीमोग्लोबिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये प्रोटीन से तो बने हुए हैं। जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी में अपना एंजाइम्स हैं, वो सब हार्मोन से प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर समझ लीजिए मेरे पास 100 अमीनो एसिड की एक प्रोटीन की चेन है, अगर इन 100 अमीनो एसिड में से मैं एक अमीनो एसिड X वाले की जगह पे Y वाला लगा देती हूँ, मुझे X वाला पसंद नहीं था, मैंने हटा दिया, Y वाला लगा दिया, तो अब ये जो प्रोटीन बना है ये एबनॉर्मल बन गया, ये बॉडी को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन बनाना ये बहुत मेहनत की काम है, और हमारी बॉडी थैंकफुली हमारे लिए ये काम करती है। और प्रोटीन का अगर एक अमीनो एसिड भी इधर उधर हो गया, अगर या तो नंबर कम हो जाएगा, अगर 100 है तो 99 लग गए तो ये भी अब नॉर्मल है, अगर 100 है तो उसमें एक की जगह पे कोई और लग गया तो ये भी अब नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब इस तरीके से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कि हो सकती है। आपने सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना है? सिकल सेल एनीमिया में पता क्या होता है, आप हीमोग्लोबिन होता है ना, इसमें होता ये कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करना बंद कर देता है, और बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है। यस, इनकी सिकल्स शेप तरीके का कुछ हो जाता है। होता क्या है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन के अंदर इस तरीके से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, 4 आयरन के एटम्स हैं, यहाँ पे ये प्रोटीन की ग्लोबुलर चेन्स हैं, ये 2 अल्फा और 2 बीटा, ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का और कुछ भी नहीं है। अब होता क्या है कि ये जो बीटा चेन है, कौन सी, ये जो बीटा चेन है जो प्रोटीन की बनी हुई है, इस बीटा चेन में 6th अमीनो एसिड, जो छठा वाला अमीनो एसिड है, 1 2 3 4 5 6th अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड एक नाम है, ठीक है, एक लड़की का नाम अली है, वैसे ही एक अमीनो एसिड का नाम ग्लूटामिक एसिड है। तो छठे नंबर पे ये जो ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ होता है, ये एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एक हेल्दी इंसान का हीमोग्लोबिन का
अमाइनो एसिड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी के अंदर अगर ये ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आके लग जाए तो यहाँ पे बीमारी होती है जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो यू सी द कहने का मकसद ये, बताने का मकसद ये कि अगर एक अमाइनो एसिड भी इधर से उधर हो जाता है तो इट कैन क्रिएट अ रीक हैवक, इट कैन क्रिएट अ टेरेबल सिचुएशन जो कि आपकी बॉडी को इवेंचुअली हार्म कर सकती है। तो इसीलिए प्रोटीन बनाना एक बहुत डेलिकेट काम है, इसको बहुत ध्यान से करना होता है। और हमारी बॉडी, हमारे डीएनए के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो रीचेक करता है। अच्छा ये अमाइनो एसिड लगा है, दोबारा से रीचेक करेगा, ये अमाइनो एसिड लगा है, ठीक है। अब ये जो कोडॉन है, समझ लीजिए मेरे पास, मैंने एक 3 अमाइनो न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन है, मैंने समझ लीजिए एडेनिन लिया, थाइमिन लिया और ग्वानिन ले लिया, ये 3 हमने एक कोडॉन ले लिया, ये एक कोडॉन है, ठीक है, जिसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अभी मैंने आपको पढ़ाई दी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, मैं अपनी मर्जी से ले ली, ठीक है। अब आपको पता है हर कोडॉन का एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, हर कोडॉन से एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही लग सकता है। अब क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना है तो हमारी बॉडी रीचेक करती है, तो अब कोडॉन तो बनता ही बनता है, लेकिन हमारी बॉडी में एंटी कोडॉन नाम की एक चीज़ होती है। एंटी कोडॉन का मतलब क्या है, एक का एंटी कोडॉन एक हमेशा किसके साथ बाइंड करता है, टी के साथ, थाइमीन के साथ। थाइमीन हमेशा किसके साथ बाइंड करता है, नहीं, एडेनिन के साथ। एडेनिन थाइमीन के साथ करेगा तो थाइमीन भी तो एडेनिन के साथ करेगा। इसी तरीके से साइटोसिन और ग्वानिन की बॉन्डिंग होती है, और ग्वानिन का क्या होगा, ये मतलब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, उसको हाफ स्टैंड में किया हुआ था और एक साइड पे एडेनिन था और एक साइड पे ग्वानिन थाइमिन था। हाँ ये वही है, वहाँ से हम लोग उठाते हैं कॉन्सेप्ट। और जैसे ग्वानिन के अपोजिट क्या होगा, ग्वानिन के साइटोसिन। एग्जैक्टली साइटोसिन। अब ये मेरे पास क्या है, ये एंटी कोडॉन है, ये क्या है, ये एंटी कोडॉन। और ये क्यों बनता है, ये मेक श्योर करने के लिए बनता है कि जो प्रोटीन बन रहा है ये सही तो है। तो एंटी कोडॉन कोडॉन के अगेंस्ट एक कोड होता है जो कि जस्ट रीचेक करता है कि हमारे पास जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बन रहा है, इज इट ओके और नॉट। यस मैम, सो इज दैट क्लियर। यस मैम। अब आप क्वेश्चन को देखें एंड सी इफ यू कैन आंसर दिस। An anticodon, the sequence of 3 nucleotides corresponding to the codons on the अच्छा एक सॉरी टू इंटरप्ट, आई वांट टू मेंशन वन मोर थिंग टू ऑल ऑफ यू कि हमारे पास जो कोडॉन होता है वो mRNA का पार्ट है, जबकि जो एंटी कोडॉन होता है, अच्छा एंटी कोडॉन भी 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, एंटी कोडॉन किसका पार्ट होता है, tRNA का पार्ट होता है, ठीक है। बेसिकली हम अब mRNA कहता है tRNA को ये अमाइनो एसिड उठा के लाओ, तो पहले tRNA चेक करता है, अच्छा इसने इसको कोडॉन दे दिया, फिर tRNA के पास एंटी कोडॉन होता है, ये जाता है अमाइनो एसिड के पास, ये चेक करता है, अच्छा ये मेरे पास एंटी कोडॉन है, एंटी कोडॉन मैच कर रहा है कोडॉन को, अगर मैच कर रहा है तो ये अमाइनो एसिड जो भी होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वो उठा के ले आता है, ठीक है। तो एंटी कोडॉन tRNA के पास होता है। Ma'am, option A, the sequence of 3 nucleotides found on the tRNA corresponding to the codon on the mRNA. एग्जैक्टली यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के सीक्वेंस, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो कि tRNA पे मौजूद होता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है mRNA के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। गैस क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, ये भी मैंने अभी भी आपको जस्ट बताया कि राइबोसोम्स किससे बने हुए होते हैं। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ऑप्शन डीएनए प्रोटीन। डीएनए प्रोटीन, मैंने भी आपको बताया था राइबोसोम किससे बने हुए होते हैं, आरएनए से बने हुए होते हैं। यस मैम। तो आरएनए और प्रोटीन से राइबोसोम बने हुए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आरएनए तो प्रोटीन बनाता है।
एग्जैक्टली आरएनए का ना काम जो होता है प्रोटीन बनाना होता है, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आरएनए बनाता है, आरएनए। ठीक है, तो राइबोसोम का काम भी क्या होता है? राइबोसोम क्या है? आरएनए है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम का काम भी तो प्रोटीन बनाना होता है। Yes. क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? Plasma membrane, a double phosphate layer, contains hydrophobic होती है और उसका हेड नहीं है मैम, सी and phospholipid molecule including protein layer, a double layer of triglyceride cholesterol, a glycoprotein layer, यहाँ a layer of protein acid, cholesterol and phospholipid molecules अच्छा, यहाँ पे protein layer. ऑप्शन बी। बी, ओके, लेट्स रीड दिस आउट। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज़ होती है? हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन हमने किया था। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेनली, इसको भी ऑप्शंस के अलावा भी आपको पता होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है जो कि 40 to 45% होता है, और तकरीबन 50 to 55% इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। और फिर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, और कोलेस्ट्रॉल भी होता है एनिमल्स के अंदर। प्लांट के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ठीक है, प्लांट के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये आपने याद रखना है। प्लांट के अंदर बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, किसी भी पार्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी पाई जाती है। और हमारे लिए तो कोलेस्ट्रॉल काम की चीज़ है अगर लिमिटेड अमाउंट के अंदर है तो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो फ्लूइडिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो कौन मेंटेन करता है? एक कोलेस्ट्रॉल और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन in human is controlled by two factors, पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इस क्वेश्चन में हमें सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन बतानी है। ऑप्शन ए के अंदर कह रहे हैं डबल फॉस्फोलिपिड लेयर, बिल्कुल ठीक बात है, डबल बोले या फिर बाय फॉस्फोलिपिड लेयर, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये भी सही है। और हमने पढ़ा था कि इसके दो पार्ट, हेड होता है और टेल होती है। जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, मगर हाइड्रोफोबिक टेल, ये भी सही लिखा हुआ है। फेसिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ होती है, ये भी सही लिखा हुआ है। प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, और हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, और बीच बीच में हमारे पास प्रोटीन्स लगे हुए होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो मुझे तो लगता है ऑप्शन ए सही है, लेकिन फिर भी हम लोग कंफर्म करने के लिए दूसरे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एनक्लोजिंग अ प्रोटीन लेयर, तो आपको लगता है कि हमारे पास एनक्लोजिंग यानी कि बीच में प्रोटीन है और यहाँ पे फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की लेयर है। तो डू यू थिंक ये सही ऑप्शन है? क्योंकि पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल हर किसी में नहीं होता, हर ऑर्गेनिज्म में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। दूसरी बात, प्रोटीन की बी लेयर नहीं होती। प्रोटीन क्या है? डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर लगा हुआ है और कहीं कहीं पे बीच में इस तरीके से लगा हुआ है। इंटीग्रल लगा और पेरिफेरल लगा हुआ है। यस, पेरिफेरल का पार्ट होता है कि जैसे यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हो सकते हैं, इंटीग्रल यानी कि बिल्कुल बीच में, बिल्कुल घुसा हुआ फॉस्फोलिपिड की लेयर में, तो वो इंटीग्रल होता है। पेरिफेरल का मतलब थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है इस तरीके से। प्रोटीन्स के टाइप्स होते हैं, हमने अभी तक सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स नहीं पढ़ा, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो वो हम कवर करेंगे। तो वहाँ पे विल कवर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। आपको लगता है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है? नहीं, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन बहुत कम होता है, ठीक है, लेयर वो होती है फॉस्फोलिपिड की। ग्लाइकोलिपिड तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का 1% से भी कम होता है। तो ऑप्शन ई में कहता है लेयर ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड की लेयर होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल। तो ये भी इतनी खास बात नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे पास सबसे फिट एंड परफेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन क्या होती है। मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए टू आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे Yes, ma'am. व्हाट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इज राइट? It is a process by which mRNA reads and convert into specific sequence of amino acid protein है, ठीक है। It is a process of mRNA sequence into नहीं, ठीक है। It is a process of recombination of RNA by amino acid. It is a DNA नहीं। मैम फर्स्ट ऑप्शन या सी ऑप्शन। ओके, लेट्स सी। अब हमारे पास ट्रांसलेशन पहले तो क्या होती है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन बनना, इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। Yes, ma'am. अब ऑप्शन नंबर ए में वो कह रहा है इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे mRNA को पढ़ा जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, कोडॉन होता है और कोडॉन को रीड किया जाता है, अमाइनो एसिड वहाँ पे लगता है और वो कन्वर्ट होता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर, जो कि सही है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब है प्रोटीन, Okay. तो ये भी सही लिखा हुआ है। चलें ऑप्शंस दूसरे भी डील कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्राइबिंग। ट्रांसक्राइबिंग का वर्ड यहाँ पे आगे गलत बात हो गई। द mRNA सीक्वेंस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग डीएनए मॉलिक्यूल, ये नहीं होगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, आरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन, तो ट्रांसक्राइबिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ट्रांसक्राइबिंग का सिंपल मतलब होता है डीएनए टू आरएनए। ऑप्शन नंबर सी में वो कह रहा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ आरएनए बाय अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड्स जब किसी स्पेसिफिक आरएनए को ढूंढते हैं या फिर रिकॉग्नाइज करते हैं तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है प्रोसेस इन विच डीएनए इज रेड, डीएनए को पढ़ा जाता है एंड कोरस्पॉन्डिंग एमआरएनए प्रोड्यूस किया जाता है, ये तो प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा ना, ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, हमें उससे ट्रांसलेशन पूछा है। लास्ट वाला ऑप्शन में कह रहा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पेयरिंग बिटवीन डीएनए कोडॉन्स एंड टीआरएनए एंटीकोडॉन्स, जब पेयरिंग होती है कोडॉन की एंटी कोडॉन की तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर इज द परफेक्ट ऑप्शन। Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 ऑप्शन में ये कह रहा है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, ये बहुत इजी सा एमसीक्यू है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। Microtubules, microfilaments and intermediate filaments. एग्जैक्टली, तो यहाँ पर ये सही जवाब है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल काम आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल में क्वेश्चन आ सकता है कौन सा प्रोटीन होता है, Tubular protein. ट्यूब्यूलिन प्रोटीन।